Hello, dear students. As we know that we have discussed about this chapter, in a live video, but some parts remained. Okay, so that will be done in a this way. Okay, अशोका कौन था? द एम्परर था हु गिव अप वार, जिसने एक समय पर युद्ध करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं और भी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। ए वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर पढ़ चुके हैं हम लोग, डायनेस्टी पढ़ चुके हैं ना। जब एक ही फैमिली मेम्बर के कई मेंबर्स, एक ही फैमिली मेंबर के अगला मेंबर जो है जब बनता था राजा, फिर तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? डायनेस्टी। जैसे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद उस मौर्य डायनेस्टी का चंद्रगुप्त था ना पहला राजा। उसके बाद फिर कौन बना? बिंदुसार बना। बिंदुसार के पुत्र कौन था? अशोक। तो अशोक के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, राइट। देखिए मैप के बारे में हम बता रहे थे आपको कि मैप जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे ये आपका कांधार है, ठीक है ना, मानसेहरा है, सहवाजगढ़ी है, टिक लगा लेंगे आप बुक में, ठीक है। ये कहाँ पर है? देखिए सभी ये बाहर इंडिया से, भारत से बाहर है, लेकिन उस आज प्रेजेंट डे में भारत से बाहर है, लेकिन उस समय हिंदुस्तान का ही पूरा क्षेत्र माना जाता था, ठीक है ना, जो उस समय राजा था। यानी अशोक का शासन यहाँ तक था, कांधार तक था। आप समझ सकते हैं अशोक का शासन आज की डेट में भारत में ही नहीं, बाहर जो अफगानिस्तान है ना वहाँ तक भी इसका शासन था, ठीक है। तो पहले तो आपको पता ही है कि पहले एक कोई ऐसा मैप तो था नहीं कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। तक्षशिला, ये देखिए तक्षशिला है। पहले पुराने नाम ही चलते थे, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना आपको? पहले पुराने नाम ही चलते थे। आज हम समझ रहे हैं कि हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ से ये इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है ना, ये पूरी इंडिया की बाउंड्री है, उसके बाहर जो चीज़ें वो अलग है। तो हमें कंपेयर करना है बेटा, हमें कंपेयर ये करना है कि अशोक का जो एम्पायर था वो कहाँ तक था। तो आज की डेट में अगर बात करें तो कहाँ तक था? अफगानिस्तान तक, कांधार में। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नाम बताए, उसमें से तक्षशिला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग भी जान लीजिए। तक्षशिला आपका सिंधु और झेलम की नदी के बीच में है, ठीक है ना। सिंधु और झेलम यानी कि इंडस और झेलम रिवर के बीच में ये आपका तक्षशिला है। इसके बाद देखिए टोपरा। टोपरा अभिलेख अशोक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो दिल्ली में है ना। और इसके अलावा ये देखिए बहापुर, बहापुर भी देख लीजिए। मेरठ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जस्ट टोपरा अभिलेख यानी दिल्ली के पास में ही है, ठीक है। लुम्बिनी, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है ना। रामपुरवा भी याद रखे रहिए, ठीक है। पाटिलपुत्र कहाँ पर है? बिहार में। पाटिलपुत्र को ही पटना कहा जाता है, ठीक है। सारनाथ देख लीजिए, वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है ना। उत्तर प्रदेश जो आपका स्टेट है, यहीं पर सारनाथ है ना, वाराणसी में। वाराणसी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सारनाथ है आपका। कौशाम्बी भी आपका, कौशाम्बी भी एक डिस्ट्रिक्ट है ना यूपी का, देखिए कहाँ पर है। और उज्जैन, उज्जैन मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ से ही अगर साउथ में आना है तो उज्जैन बीच में पड़ेगा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में है उज्जैन, जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर भी है। गुजरात में गिरनार बहुत फेमस है, ठीक है ना। ये सब अशोक ने गिरनार में जाके वहाँ अपना अभिलेख लगवाया था। यानी भारत के हर क्षेत्रों में अशोक ने अपने धर्म का, धम्म का प्रचार किया था। अब धम्म क्या होता है अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए कलिंग, कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में। पुराना नाम इसका उड़ीसा था, सॉरी कलिंग था। अब प्रेजेंट डे में क्या है? उड़ीसा है, ठीक है। सोपरा, मास्की, मास्की के बारे में समझ लीजिए। मास्की कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी आपका ब्रह्मगिरी कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में है। ये देखिए ब्रह्मगिरी है आपका, ये देखिए मास्की हो गया। और ये आपका ब्रह्मगिरी है ना। येरगुडी है, जोगड़ा है, धौली है, ये सब चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए एक दिन में आपको लर्न नहीं होंगी, जब आप डेली देखेंगे ना, आप देखेंगे। आप पहले एक पॉलिटिकल मैप ले लीजिए, आपके जो मैप की बुक मिली होगी ना उसमें एक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया होगा। उसमें पहले आप सारे स्टेट, जितने भी स्टेट है ना, उन सारे स्टेट की लोकेशन समझ लीजिए कि हर लोकेशन कहाँ पे। जैसे यहाँ पर केरल है, फिर कर्नाटक है, फिर गोवा, महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, ठीक है। इस तरह से आप डेली जब देखेंगे ना सीरीज से तो आपको लर्न हो जाएंगे। इसके बाद फिर इन प्लेसेस को देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फिर रूलिंग द एम्पायर ही हम लोग पढ़ रहे थे कि मौर्य साम्राज्य में अशोक के टाइम पे कैसे शासन होता था, ठीक है ना। उस वीडियो से आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। ट्रिब्यूट के बारे में भी हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से बता देंगे ट्रिब्यूट के बारे में। और फटाफट से हम चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप सभी ने बुक ले लिया होगा अपनी, ठीक है। या अगर बुक नहीं लिया है तो आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो को ही देख लीजिए और बुक सामने रखे रहिए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है ना बुक में अंडरलाइन करते जाइए, ठीक है। क्योंकि बार बार वीडियो ऑन करना तो सही है नहीं, ठीक है। एक बार वीडियो को देख लीजिए, दो बार देख लीजिए, सुनने के लिए ठीक है, बट आपको अपनी बुक प्रिपेयर करनी है, राइट।
तो ट्रिब्यूट। अब देखिए इसमें दिया है ट्रिब्यूट क्या होता है। ट्रिब्यूट मतलब कुछ नहीं होता है, ट्रिब्यूट मतलब होता है राजा को दिया जाने वाला सम्मान, राजा को दिया जाने वाला सम्मान है, गिफ्ट है, राजा को आप क्या गिफ्ट दे रहे हैं टैक्स के रूप में, उसी को ट्रिब्यूट कहा जाता था, ठीक है। तो अनलाइक टैक्सेस, टैक्स नहीं होता था एक प्रकार का, विच आर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट होता था। ट्रिब्यूट क्या था, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम द पीपल हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली, यानी इसमें कई तरह के लोग, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह का गिफ्ट जो है राजा को दे सकते थे, कुछ कम देते थे, कुछ ज़्यादा देते थे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये टैक्स की तरह नहीं था, टैक्स में क्या हो जाता है कि टैक्स में देना ही है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें होता है कि राजा को आप अपनी इच्छा से दे रहे हैं, ठीक है ना, उसी को ट्रिब्यूट कहेंगे, उसके सम्मान में। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए देर वर आल्सो फॉरेस्टेड रीजन, बहुत सारे जंगली उस समय क्षेत्र थे, यानी फॉरेस्टेड मतलब घने क्षेत्र थे पेड़ पौधों से, है ना। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज, लोग क्या करते थे इन एरियाज पर क्या करते थे, रहते थे। वर मोर लेस, कहीं कहीं पर ज़्यादा कहीं कहीं पर कम, इंडिपेंडेंट, है ना, बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स। ऐसे एरिया में जो लोग रहते थे ना, वो उनसे राजा क्या एक्सपेक्ट करता था कि वो हमारे लिए, जैसे अब देखिए आप फॉरेस्टेड एरिया है तो वहाँ से क्या, वहाँ पे क्या होंगे, एलिफेंट्स होंगे। तो राजा एक्सपेक्ट क्या करता था, जैसे अशोक है और भी जो रूलर्स है वो एक्सपेक्ट ये करते थे कि यहाँ पर रहने वाले लोग हमें क्या लेकर आए, एलिफेंट्स लेकर आए। अच्छा, एलिफेंट्स क्यों लेकर आएंगे, एलिफेंट इसलिए लेकर आएंगे जिससे राजा की जो सेनाएं होंगी ना, उसमें बहुत सारी सेनाएं होती हैं, कैवलरी मैन भी होते हैं, है ना, ऑन फुट भी जो पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं, सोल्जर्स वो भी होते हैं, जो घोड़े में बैठकर चलते हैं वो भी होते हैं, जो एलिफेंट से, तो एलिफेंट का यूज वो राजा किस में करेगा, अपनी सेना के रूप में करेगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह की भी सेनाएं हो जाएंगी। टिम्बर एक जलाऊ लकड़ी होती है, ठीक है ना, बहुत ही कीमती होती है। ये भी राजा सोचता था कि जो लोग फॉरेस्टेड एरिया में रहते हैं ना, जो लोग वहाँ रहते हैं वो हमारे राज्य के लिए ये लेकर आए, हमारे स्टेट के लिए ये लेकर आए, हनी लेकर आए, आप जानते हैं, वैक्स एंड टू मोर ऑफिशियल, ठीक है, किसके लिए, मोर अधिकारियों के लिए। और फिर वो यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, अब इसको थोड़ा समझिएगा। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, यानी साम्राज्य जो राजा है, उस साम्राज्य का, एम्पायर का जो राजा है और उसकी जो कैपिटल सिटी है, जो उसकी राजधानी है, वो कैसी दिखती थी, यानी राजा का दरबार कैसा दिखता था, ठीक है ना, राजा का दरबार कैसा दिखता था और राजा कैसे कैसे दिखता था, कैसे शासन करता था, ठीक है ना। किस समय की बात चल रही है, मौर्य एम्पायर की बात चल रही है। मौर्य एम्पायर लगभग 2500 साल पहले, या कह सकते हैं आप 2500 ईयर्स एगो, यानी मैंने मोटा मोटा आंकड़ा आपको बताया था 3000 ईयर्स, ठीक है ना, 3000 ईयर्स या आप 2500 ईयर्स एगो, इतने साल पुराने पहले की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये उस समय की बात है जब मेगस्थनीज का नाम आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है ना। मेगस्थनीज का नाम आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि एक दूत था, ये एक दूत था, एक संदेश वाहक था, मैसेंजर्स था, ठीक है ना। ये दिया है एम्बेसडर था, ये एम्बेसडर का मतलब क्या होता है, एम्बेसडर का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो दूत संदेश लेकर जाता है ना, उसको एम्बेसडर बोला जाता है। संदेश लेकर जाता है, जो मैसेज लेके जाता है ना, उस स्टेट का क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है ना। तो जो एम्बेसडर होता है ना, वो represent his state and who transfer of messages of the रूलर वेयर, है ना, वेयर दे अपॉइंटेड एज एम्बेसडर, जहाँ पर वो उसको अपॉइंट किया गया है। एक सीधी सीधी लाइन में आप ये समझ लीजिए कि एम्बेसडर का मतलब वो होता है जो किसी एक राज्य में अगर कोई राजा है, उसके मैसेज को किसी दूसरे प्लेस पर जाके अगर सेंड कर रहा है, उसको एम्बेसडर बोलेंगे। तो मेगस्थनी जो उसमें से एक एम्बेसडर था, हु वॉज सेंट, जो भेजा गया था टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। चंद्रगुप्त कौन है, अशोक का क्या है, बाबा, है ना, अशोक के बाबा जी हैं, ठीक है ना, ग्रैंडफादर, उनको हम चंद्रगुप्त बोल रहे हैं, बाय द ग्रीक रूलर। ये एम्बेसडर आया कहाँ से था, किसके दरबार से आया था, किस राजा, भाई कोई राजा होगा उसी का एम्बेसडर होगा ना, चंद्रगुप्त का एम्बेसडर थोड़ी था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ठीक है ना। तो ग्रीक रूलर कौन है वेस्ट एशिया का, नेम्ड सेल्यूकस निकेटर, याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सेल्यूकस निकेटर उस समय वेस्ट एशिया का एक राजा था, ठीक है ना, सेल्यूकस निकेटर वेस्ट एशिया का उस समय रूलर था, ठीक है। इसने किसको भेजा था, इसने मेगस्थनीज को भेजा था, मेगस्थनीज को भारत में भेजा था। भारत में उस समय शासन किसका था, चंद्रगुप्त का शासन था, और ये वहां से एक मैसेज लेकर आया था, ठीक है। मेगस्थनीज को जब आता है यहाँ पर, मेगस्थनीज जब आता है यहाँ पर, तो उसको चंद्रगुप्त का दरबार बहुत अच्छा लगता है, चंद्रगुप्त का शासन बहुत अच्छा लगता है, और फिर वो एक पुस्तक लिखता है, एक बुक लिखता है, उसका नाम आप याद कर लीजिए, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है, इंडिका। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका जो बुक है वो किसने लिखा है, तो मेगस्थनीज ने लिखा है, ठीक है।
ये आपको बात याद रख लेनी है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बुक में शायद शायद ना दिया हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सा। मेगास्थनीज ने कुछ बातें लिखी जो यहाँ पे उसने भारत में देखा। हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। उसने अब कुछ बातें उसमें से आपको हम इसमें समझा रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिखा था उसने? लिखा था द ओकेशन ऑन विच, एक ऐसा ओकेशन, ऐसा उत्सव या त्यौहार विच एम्परर अपीयर्स इन अ पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेसन। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि उस समय जो राजा होता था, ठीक है ना, उस समय का जो राजा होता था, जब वो कोई उत्सव या त्यौहार मनाया जाता था ना, तो इस तरह से नहीं, साधारण तरीके से नहीं मनाया जाता था। राजा पब्लिक प्लेसेस में निकलता था, यानी राजा अपने दरबार से बाहर निकलता था, अपने रथ में बैठता था, ठीक है ना, बाहर निकलता था, और क्या है, सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेसन। प्रोसेसन का मतलब जुलूस, यानी उस राजा के साथ में हजारों की भीड़ पीछे पीछे चलती थी और राजा बीच में चलता था, उसके ऊपर चारों तरफ से फूल मालाओं की बारिश होती थी। इस तरह से कोई उत्सव मनाया जाता था, ठीक है ना। ही इज कैरीड इन अ गोल्डन पालकिन। राजा को पालकी में, पालकी जानते हैं ना, पालकी वो होती है जैसे पहले चार जो लोग होते हैं ना, चार लोग होते हैं ना, वो अपने कंधे पर रख लेते हैं और उसी पालकी में राजा घुस के बैठ जाता है, ठीक है ना। तो पालकी में पालकी कैसी थी? गोल्डन की, सोने की पालकी, ठीक है ना। उसमें राजा को बैठा दिया जाता था और उसके साथ में पीछे पीछे हजारों भीड़ निकलती थी। इस तरह से कोई उत्सव या त्यौहार मनाया जाता था। हिज गार्ड्स, और क्या बता रहा है मेगास्थनीज कहता है, चंद्रगुप्त की कहानी बता रहा है, ठीक है ना, कि चंद्रगुप्त के यहाँ पर ऐसा है, भारत में इस तरह के राजा हैं। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट डेकोरेटेड, और जो उसकी सुरक्षा कर्मी है ना राजा के, वो एलिफेंट में बैठते थे। वो चारों तरफ से एलिफेंट होते थे, उसमें बैठते थे। और एलिफेंट क्या होता था? एलिफेंट उसको सोने और सिल्वर से, गोल्ड और सिल्वर से क्या होता था? डेकोरेट कर दिया जाता था। वो भी सजे होते थे, ऐसा नहीं कि बस नॉर्मली एलिफेंट्स जा रहे हैं। तो सम ऑफ द गॉड्स, सम ऑफ उनमें से कुछ गॉड क्या होते थे? कैरी ट्रीज, पेड़ पौधे भी लिए रहते थे। पेड़ पौधे का मतलब, पेड़ पौधे की मतलब जैसे काट के अपने हाथों पे लिए रहते थे छाया के लिए में। ऑन विच, उस पर क्या होता था? ऑन विच लाइव बर्ड्स, उस पर क्या होती थी? जो बर्ड्स होती थी ना, वो बैठी रहती थी, वो रहती थी किस पर? अब देखिए, ये सब एक सिस्टम है कि ठीक है, एक राजा है, उसके पीछे हजारों की भीड़ है, ठीक है ना, पालकी में बैठा हुआ है, सोने की पालकी में, बगल में जो एलिफेंट्स लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना, उनके हाथों में क्या है? ट्री है, ट्री को कटा हुआ, उसी ट्री में बर्ड्स भी बैठी हुई हैं, पैरट्स भी बैठे हुए हैं। देखिए, फ्लॉक ऑफ ट्रेंड पैरट्स, जो ट्रेंड पैरट्स होते हैं ना, वो बैठे थे। अब ट्रेंड पैरट्स का मतलब क्या होता है? मतलब समझे हुए, सिखाए हुए पैरट्स, जो कहते थे वही बोलते थे। इसके अलावा सर्किल अबाउट द हेड ऑफ एम्परर, और एम्परर के चारों तरफ सर्किल किए हुए रहते थे, ठीक है ना भाई, इसलिए रहते थे कि राजा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है। इसके अलावा क्या होता था? द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म्ड वुमेन। जो राजा होता था ना, उसके चारों तरफ महिलाएं भी होती थी, वुमेन, है ना, वुमेन होती थी, महिलाएं। लेकिन वुमेन कैसी होती थी? ऐसी नहीं, उनके हाथों में क्या होता? शस्त्र होता था, ठीक है ना, वुमेन के हाथों में क्या होता? शस्त्र होता था। तो ये सब किसके लिए हो रहा है? राजा की सुरक्षा के लिए हो रहा है। मान लीजिए भीड़ है, किसी भीड़ में राजा का काम किसी को पसंद नहीं है, उसने भीड़ में ही, है ना, निशाना बना दिया, राजा को मार दिया। तो इस वजह से चारों तरफ से आर्म्ड वुमेन रहती थी, ठीक है ना। ही इज अफ्रेड, अब देखिए आगे बात लिखी है, ही इज अफ्रेड, क्योंकि राजा को ये डर था कि कहीं क्या ना हो जाए, कहीं समवन में ट्राई टू किल हिम, क्योंकि कोई उसको, राजा को क्या कर सकता है? मार भी तो सकता है, ठीक है ना। ही हैज अ स्पेशल सर्वेंट्स, उसके पास स्पेशल सर्वेंट होते थे टू टेस्ट द फूड। जब कोई भोजन आता था तो पहले वो जो सर्वेंट होते थे ना, वो उसको टेस्ट करते थे। बिफोर ईट्स, राजा के खाने के पहले वो टेस्ट करते थे, इसके बाद राजा खाता था, ठीक है ना। ये राजा देखिए अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या कर रहा है। ही नेवर स्लीप्स, वो कभी भी सोता नहीं था, सोएगा भाई, है ना, ये मत सोचिए सोएगा नहीं। ही नेवर स्लीप्स, वो कभी नहीं सोता था। इन द सेम बेडरूम, यानी जैसे आज राजा के कई बेडरूम होते थे, ठीक है ना, हम लोगों के तो भाई एक ही दो हैं, ठीक है, एक ही होते हैं, लेकिन राजा है भाई, कई सारे बेडरूम होते हैं। उस बेडरूम में क्या होता है? राजा एक दिन यहाँ सोएगा, फिर एक दिन यहाँ सोएगा, एक दिन यहाँ सोएगा, मतलब किसी एक दिन बदल कर, या किसी भी दिन अलग अलग जगह पर सोता था। ऐसा क्यों होता था? 2 नाइट्स, लगातार 2 रातें एक ही बेडरूम में नहीं गुजारता था। अच्छा, इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक सीधे सीधे वही है कि राजा को डर था कि कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी करके, षड्यंत्र करके राजा को मार ना दे सोते, है ना। तो सबको पता ही नहीं चलता था कि राजा आज किस बेडरूम में लेटा हुआ है, ठीक है, तो कोई मार ही नहीं सकता है इस तरह में, है ना। एंड अबाउट पाटलिपुत्र के बारे में बताया कि जो पाटलिपुत्र थी उस समय मॉडर्न पटना, जिसको हम आज पटना बोलते हैं, उसके बारे में मेगास्थनीज ने क्या लिखा? मेगास्थनीज कहता है कि जो पटना है ना, दिस इज अ लार्ज, एक बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल सिटी, बहुत सुंदर शहर। मैंने बताया था कि पटना में आप देखे होंगे उसमें कई नदियों, है ना, 3 नदियाँ, जो संगम बताया था मैंने उसका, वो आप सभी लोगों को मालूम होगा। जब मैंने लाइव वीडियो बताया था तो मैंने आपको बताया था, आप लोग उसी में देखिएगा, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाई ए मैसिव वॉल,
पटना पाटलिपुत्र के चारों तरफ एक मतलब एक बहुत बड़ी बड़ी वॉल थी, ठीक है ना। इट हैज़ अ 570 टावर्स, इतने टावर्स होते थे और 64 गेट्स थे। द हाउस ऑफ 2 and 3 स्टोरीज, जो घर होते थे 2 या 3 मंजिलों के होते थे, आर द बिल्ट ऑफ अ वुड एंड मड ब्रिक, इन सब चीज़ों से मिलकर बने होते थे। द किंग पैलेस इज ऑल्सो द वुड, जो राजा का महल होता था ना वो भी इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता था, वुड से, डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग, जो स्टोन लगाए होते थे वो कार्व होते थे ना, डिजाइनिंग वाले स्टोन, ठीक है ना, उसको काट काट कर डिजाइन बनाई जाती थी। इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन्स, गार्डन्स के चारों तरफ, यानी राजा का जो महल है उसके चारों तरफ गार्डन है, एंड इनक्लोजर फॉर द कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पर बर्ड्स भी होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई राजा का महल है तो उसको अगर इस तरह से बनाया जा रहा है वुड से, तो वहाँ पर बर्ड्स भी रख देते थे, कि बर्ड्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आपको देखो, व्हाई डू यू थिंक द किंग हैड अ स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड ही एट, इसका आंसर मैंने आपको बताया दिया है ना, कि राजा को मरने का डर होता था, है ना, बिकॉज ही थिंक दैट एनीबडी कैन, है ना, अटैक या उसको मार सकता है, यही इसका रीज़न आपको पहले ही बता दिया। अच्छा, अब अशोक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, अशोक का यूनिक रूलर क्यों हो गया। इसमें देखेंगे, द मोस्ट फेमस मौर्य रूलर वॉज अशोक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन चलने वाली है, ठीक है ना। यहाँ से लॉन्ग आंसर में अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ आपका, अगर हुआ तो यहाँ से सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको यही सब आंसर लिखना होगा कि अशोक कैसा रूलर था, तो आप यहाँ बताएंगे अशोक का यूनिक रूलर, हेडिंग डालेंगे और जस्ट आप यहीं से राइट करना शुरू कर देंगे। द मोस्ट फेमस मौर्य रूलर में सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ अशोक था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर, वो पहला ऐसा रूलर था हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अशोक एक पहला राजा था ऐसा जो अपने मैसेजेस को, अपने संदेशों को, यानी राजा क्या कहना चाहता है, पहले इंटरनेट तो नहीं था, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है ना, टेलीविज़न नहीं था, तो कैसे अपना मैसेज चारों तरफ फैलाएगा, तो इंस्क्रिप्शन के माध्यम से ही मैसेज फैलाता था। इंस्क्रिप्शन क्या होता था कि राज्य के चारों तरफ सड़क के किनारे कहीं कहीं पर इंस्क्रिप्शन यानी पत्थर गड़वा देता था और उसी में अपनी बातों को, है ना, पत्थरों को काट काट कर, है ना, कुरेद कर उसमें जो है कार्व कर करके उसमें मैसेज लिख दिया जाता था और लोग जो भी निकलते थे उसको पढ़ लेते थे कि राजा ने ये मैसेज दिया है, राजा का ये कहना है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, बार बार कंफ्यूज नहीं होगी कि राजा कैसे करता था। मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे जो अशोक के इंस्क्रिप्शन हैं वो कहाँ पे हैं, मैंने आपको दिखा दिए हैं कि अभी मैप आपको मैंने दिखाया, तो जहाँ जहाँ रेड पॉइंट था ना वहीं पर अशोक के इंस्क्रिप्शन है, तो आप देख लीजिएगा पूरे भारत में अशोक ने कहाँ कहाँ इंस्क्रिप्शन फैलाए हैं अपने, ठीक है। अच्छा, अशोक के इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में होते थे, प्राकृत लैंग्वेज में होते थे। प्राकृत क्या लैंग्वेज है, जैसे आपकी हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है ना, और इसकी जो स्क्रिप्ट है, हिंदी की जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है, देवनागरी है ना, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, ठीक है। इस तरह से अशोक की जो लैंग्वेज थी उसमें प्राकृत थी। प्राकृत क्या थी, प्राकृत वो लैंग्वेज थी जो आम लोग उस समय बोलते थे, यानी जो उस समय कॉमन पीपल जो भी लैंग्वेज बोलते थे उसी भाषा में अशोक अपने मैसेज लिखवाता था जिससे लोग पढ़ सकें, ठीक है। एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमारी आज भी है, ठीक है। स्क्रिप्ट क्या थी, ब्राह्मी लिपि अगर पूछा जाए तो ब्राह्मी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है स्क्रिप्ट क्या थी, तो ब्राह्मी थी। अशोकाज वॉर इन कलिंग, अशोकाज वॉर इन कलिंग, कलिंग में अशोका के, देखिए कलिंग इज द एंशियंट नेम ऑफ अ कोस्टल उड़ीसा, एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कलिंग का जो उड़ीसा का जो पुराना नेम है वो क्या था, कलिंग था। अब देखिए अशोक फॉट अ वॉर, अशोक ने कलिंग पर एक युद्ध लड़ा, बहुत जगह उसने जीत लिया, जब कलिंग की बारी आई कलिंग को उसने जीत लिया, है ना, जीत लिया। हाउ ही वॉज सो हॉरिफाइड, बट क्या था, ही वॉज सो हॉरिफाइड, वो बहुत भयभीत हो गया। व्हेन ही सा, जब उसने क्या देखा, वायलेंस, जब उसने बहुत सारी हिंसा देखी, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ब्लडसेड, है ना, बहुत सारा खून बहता हुआ देखा कि अरे यार मैंने कलिंग को तो जीत लिया लेकिन यहाँ पर कलिंग पर रहने वाले लाखों लोग क्या हो गए, मर गए हैं, है ना, और इतना सारा खून बह रहा है, ठीक है ना। तो अशोक उसको देखकर विचलित हो गया कि भाई मैं जीतने तो चला हूँ कलिंग, मैंने तो जीत लिया, लेकिन मेरी वजह से कितने लोग क्या हो गए, असहाय हो गए, है ना, उनकी फैमिली मेंबर मर गए, ठीक है ना, वो रो रहे हैं, बिलाप कर रहे हैं, तो मैंने तो केवल एक भूमि का टुकड़ा जीता है ना, मैंने केवल एक भूमि का टुकड़ा, मैंने एक लैंड जीता है, मैंने लोगों के दिलों पर राज नहीं किया, लोगों के दिलों को नहीं जीता मैंने, ठीक है ना। और वो इस वजह से क्या करता है, ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स, और तभी जो है उसका हृदय पिघलता है, ठीक है ना, और कहता है कि अब आज से मैं जो है इस कलिंग वॉर जो है मेरा ये लास्ट वॉर था, इसके बाद अब मैं कोई वॉर नहीं करूंगा, अब मैं काम क्या करूंगा, अब मैं दूसरा काम ही करूंगा। ही इज द ओनली किंग, वो एक ऐसा राजा था इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गिव अप अ कंक्वेस्ट आफ्टर विनिंग वॉर, हिस्ट्री में पहला एक ऐसा राजा था। आपसे कोई पूछा है, अगर क्वेश्चन पूछे कि हिस्ट्री में कौन सा एक पहला ऐसा राजा था जो लगातार युद्ध जीतने के बाद भी अचानक से युद्ध छोड़ देता है, यानी कलिंग का युद्ध, कलिंग जो क्षेत्र था उसको जीतने के बाद, यानी नॉर्थ इंडिया से आया होगा साउथ इंडिया में और तभी तो उड़ीसा में जीता है, और वहाँ से जीतने के बाद भी उसने क्या कर दिया, युद्ध को क्या कर दिया उसने, युद्ध छोड़ दिया, त्याग दिया उसने युद्ध, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट हेडिंग है आपकी
नेक्स्ट हेडिंग है अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर। अशोका अपने कलिंग वर्ड यानी डिस्क्रिप्शन में क्या कहता है, ये भी आप लोग समझ लीजिए कि अशोका अब जो भी इंस्क्रिप्शन अपने जहाँ जहाँ भारत में फैलाए, मैंने आपको बहुत सारे प्लेसेस दिखाए इंस्क्रिप्शन में कि कहाँ कहाँ इंस्क्रिप्शन है, तो उस कलिंग युद्ध के बारे में वो किस तरह से बयां कर रहा है, अपने दुख को किस तरह से बयां कर रहा है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, यहीं से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक यू।